वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपके जो फाइनल मंथ्स अभी बचेंगे गेट एग्ज़ाम के लिए उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, मोस्टली आई फोकस ऑन गेट सीएसई क्योंकि मेरा डिसिप्लिन वो है, बट इन जनरल ये जो हम बातें करेंगे इट विल मोर और लेस अप्लाई टू ईच एंड एवरी ब्रांच। ठीक है, तो हम आखिरी की लाइक 60 डेज़ का जो जर्नी होता है अपना, मे बी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ इन सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे। और मैं बेसिकली इस चीज़ को दो सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगा, इस वीडियो को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिनका सारा पढ़कर हो चुका है, एंड देन नाउ दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज या फिर अभी कैसे प्रोसीड करना है। एंड दूसरा अपन ये देखेंगे कि अगर आपका सिलेबस अभी भी चल रहा है, ठीक है, इफ़ यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग, आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, तो उस केस में क्या करना है ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो बिगिन करने के पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज सुशील कुकरेजा। I was all India rank 53 in GATE CSE in the year 2020 और उसके बाद एमटेक करा है मैंने IIT बॉम्बे से एंड देन हैव वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years. नाउ आई एम अ फैकल्टी। ठीक है, मैं GATE CSE के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो बिगिन करते हैं, दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं उनका बात कर लेता हूँ कि जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि पहले तो आपने सारे कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद देम जो आपके PYQs होते हैं वो आपने मिनिमम एक बार सारे कर लिए। ठीक है, मिनिमम आप सारे PYQs से गो थ्रू कर चुके हो एक बार, एंड देन नाउ यू आर, अभी आपको ये करना है कि अभी इसके बाद क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आप सब टेस्ट सीरीज करते होंगे, राइट? तो टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है? अगर आपके सब्जेक्ट्स और आपके PYQs हो चुके हैं तो सबसे पहले जो कैटेगरीज बनती हैं टेस्ट सीरीज की, ठीक है, एक तो होता है अपना टॉपिक वाइज, फिर आता है सब्जेक्ट वाइज, एंड देन सबसे एंड में आता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड देन फुल लेंथ। अब देखो बेटा, बचे हैं 2 महीने अपने पास। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या किया जा सकता है? अगर नहीं हुआ ये सब अभी तक तो क्या क्या किया जा सकता है? फर्स्ट कर लो कि आपने टॉपिक और सब्जेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली फुल लेंथ पे जंप कर सकते हो। तो फुल लेंथ के बारे में जो हम बात करेंगे वो इस वीडियो के एंड में बात करेंगे कि फुल लेंथ को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। अभी मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि जिनका सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, जिनके PYQs हो चुके हैं और टॉपिक, सब्जेक्ट, फुल लेंथ, ये सब कुछ बाकी है, टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा बाकी है। ठीक है, तो देखो इस एनालॉजी को है ना अपन एक एनालॉजी लेके पकड़ेंगे साथ में। ठीक है, कार बनाने की एनालॉजी समझ लो। तो मैं ये ऐसा बोलूँगा कि जिन बच्चों का ये हो चुका है, PYQs एक बार हो चुका है, सब्जेक्ट सारे एक बार रिवाइज हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उनकी कार लगभग बन चुकी है। आप सब एक कार बना रहे हो, ठीक है, तो आपकी कार लगभग बन चुकी है और अभी आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि सारे पुर्जे, सारे नट बोल्ट, टायर पंक्चर तो नहीं हो गया। आपको अभी ये सब चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, आपके कंसेप्ट में कोई गैप रह गई, आप ड्राइविंग करते टाइम कौन सी गलतियां करते हो, ठीक है, ये सब अपन देखेंगे पहले फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए, इफ यू फील दैट यू हैव इनफ टाइम, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनफ टाइम बचा है अपने पास, तो क्या करना है कि सारे टॉपिक एंड देन सारे सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करने। क्योंकि क्या होता है ना, टॉपिक वाइज में आपको मिलेगा टफेस्ट से टफ क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज से उस टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, करेक्ट, और सब्जेक्ट वाइज जो होगा वो पूरे सब्जेक्ट स्कैटर हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली फुल लेंथ में क्या होता है, फुल लेंथ तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, इजी, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन काफ़ी कम बच जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट पे मल्टीपल एंगल से सवाल बन सकते हैं। वही सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, करेक्ट, और फुल लेंथ में तो आपका पूरे सिलेबस में ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये करना है अभी सबसे पहले। टाइम उतना है नहीं अपने पास, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 60 डेज अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं ना अपन, डू दिस टॉपिक वाइज टेस्ट फॉर द वीकर टॉपिक्स। ठीक है, जो भी आपको लगता है ना आपके टॉपिक्स वीक रह चुके हैं या फिर जिनके सवाल PYQs में नहीं बने, जो भी सवाल आपके PYQs में नहीं बने, उन टॉपिक्स को सबसे पहले कर लेना है। ठीक है,
अब उससे होगा क्या ये कि एक तो आपको उस टॉपिक में पूरी वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है, और दूसरा ये होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जो टॉपिक में आप कम कॉन्फिडेंस फील करते हो उस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो वो एक हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज इट्स टोटली अपॉन योर डिस्क्रिप्शन, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, कि अगर ये सारे टॉपिक्स जो आपने वीकर टॉपिक्स कवर कर लिया, अभी इन्हीं टॉपिक्स को लेके इसमें ऐसा होगा कि कुछ सवाल बनेंगे, कुछ सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जो सवाल बन गए बहुत बढ़िया, जो नहीं बने उनको और रिवाइज करेंगे, क्यों नहीं हुए वो उसको एनालाइज करेंगे। और इन टॉपिक्स, ये टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट से आ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को अपन उन सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज दे देंगे, ठीक है, इन्हीं सब्जेक्ट की इन्हीं टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देंगे। अब इसमें ये होगा कि एक तो आपने यहाँ पे बहुत टफर क्वेश्चन देख लिए उस, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि चलो कुछ बने कुछ नहीं बने। उससे जब आप सब्जेक्ट वाइज में आओगे तो थोड़ा सा और फैल जाएगा, करेक्ट, सारे टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो सब्जेक्ट, उससे और मोरल बूस्ट होगा कि भाई हाँ बन रहा है, सवाल बन रहा है अपने से, आई कैन डू दिस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले करनी है। अभी टाइम है अपने पास काफ़ी, ठीक है, कर सकते हैं इनको। फुल लेंथ के बारे में आराम से बात करेंगे, फुल लेंथ का एक अलग से सेक्शन रखेंगे। तो जिन भी बच्चों का सब्जेक्ट्स हो चुका है, पीवाईक्यूज हो चुके हैं, फोकस ऑन टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फॉर नाउ, ठीक है। हो सकता है आपने मल्टीपल टेस्ट सीरीज ले रखी हो, तो जब तक टाइम परमिट कर रहा है आप अपने वीकर टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और अभी बात करेंगे उनके जिनके अभी भी कुछ सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, ये तो अपना पार्ट 1 जैसा हो गया। अभी जिनका सिलेबस बचा है, ठीक है, सिलेबस लेट्स से 1-2 सब्जेक्ट्स बचे हों, ठीक है, 1-2-3 1-2 सब्जेक्ट्स रिमेनिंग। अब उधर क्या करना है, देखो जैसे अपन सेम कार वाली एनालॉजी लेके चल रहे थे, कुछ बच्चे होंगे जिनकी कार बन चुकी है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो कार एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में हो, ठीक है, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी बात अपन ने ऑलरेडी कर ली। अभी ये बात करेंगे कि जो अभी भी कार बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि चलो भाई कुछ बच्चे हैं जिनका हो चुका है, हाँ तो अपन तो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ से डिमोटिवेट होने वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। इस बात से ये दिस इज नॉट अ थिंग कि जहाँ पे आप डिमोटिवेट हो जाओ। क्यों? क्योंकि यू आर स्टिल बिल्डिंग इट, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ बच्चों का ऑलरेडी हो चुका है एंड देन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर चैलेंजेस, तो आप कहाँ पे बेटर कर सकते हो। देखो अभी आपके बच्चे हैं कुछ सब्जेक्ट्स, तो इनको तो सही से करना ही है, करेक्ट, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ध्यान ये देना पड़ेगा कि भाई अभी मैं जो कर रहा हूँ वो कॉन्क्रीटली करना है अपने को, ठीक है, उसको इस तरीके से करना है कि भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से जो भी समझते हुए चल रहे हैं वो समझते हुए चलना है अपने को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बाद में इन चीज़ों को रिविजिट करने का टाइम ना मिले, ठीक है। तो इसलिए अभी जो कर रहे हो वो फुल प्रूफ तरीके से करना है, ठीक है, एकदम ऐसा कि एकदम सील कर देना है उस चीज़ को कि भाई इसमें कोई गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। जैसे अगर आप कार बना रहे हो तो हर एक नट बोल्ट को टाइट करते हुए चलना है, उसको बिल्कुल किसी चीज़ को लूज नहीं रखना। तो एक तो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक सबसे मेन चीज़ ये होगा कि अगर कुछ सब्जेक्ट्स बच भी रहे हैं तो ये चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है। और क्या कर सकते हो, लेट से आपके कुछ सब्जेक्ट्स बाकी हैं, लेट से आपका अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स और टीओसी ऐसा कोई सब्जेक्ट्स बाकी हैं, ठीक है। और आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स बाकी हैं तो उन सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज भी बचे होंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज भी कुछ सब्जेक्ट्स के रिमेनिंग होंगे। अभी हो सकता है ना कि सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में अब दिन भर वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर उसी के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा आपका, मतलब ब्रेन थक जाएगा इस चीज़ से। तो एक चीज़ आप ये ट्राई कर सकते हो कि लेट से आपका 2-3 सब्जेक्ट्स बचे हैं और कुछ सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज बचे हैं, लेट से कंपाइलर डिज़ाइन या फिर कौन सा बचा है, डीएम लेट से, ठीक है, लेट से आपके ये पीवाईक्यूज बच गए। तो क्या करो ना, जब आप ये स्टडी कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर करंटली स्टडिंग दिस, करंटली स्टडिंग, तो इसके साथ इसके पीवाईक्यूज नहीं करना, इसको पढ़ते रहो, इसको सही से पढ़ते रहो, लेकिन इसके साथ इस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज करते रहो, ठीक है। इसको पढ़ो, इसके पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये कवर हो चुका है, इसका थ्योरी कवर हो चुका है, इसके पीवाईक्यूज बचे हुए हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा माइंड फ्रेश होता रहेगा, ठीक है, मतलब बोर नहीं होगा आपका ब्रेन थक नहीं जाएगा इस चीज़ से। तो ये चीज़ एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी है जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज बचे हुए हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, ठीक है, इससे माइंड भी थोड़ा फ्रेश होगा, आप डेली बेसिस पे उसको ये कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, ठीक है, वरना बोर हो जाएगा कि एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं फिर उसी के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसी का वो कर रहे हैं।
जब ये हो जाता है आपका, लेट्स से 15 डेज 30 डेज डाउन द लाइन, एक गेट के 1 महीना 40 डेज पहले आपका ये कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या करना है, फिर से इन चीज जो हमने पहले डिस्कस करी कि अगर आपका कवर हो जाता है तो मान लो कि आपके पास टाइम नहीं बचता, ठीक है, मान लो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करने का टाइम नहीं बचता, तो क्या करना है, तो यही करना है कि फिर से वही वीकर टॉपिक्स पकड़ेंगे, उन्हीं के टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे एट अ स्ट्रेच, और सब कुछ करना भी नहीं है, ओवरलोड नहीं करना ब्रेन को, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फोकस करना है अपने को, फुल लेंथ पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फॉलोइंग दिस टेक्निक, आप कुछ टॉपिक वाइज करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे, कुछ सब्जेक्ट वाइज करोगे, उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे। वंस यू अल्टीमेटली डू दिस, ठीक है, लेट्स से आपके पास अभी बच जाते हैं कुछ 30-40 डेज बच जाते हैं, ठीक है, तो ये सही टाइम होगा कि फुल लेंथ को अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। कुछ बच्चे ऑलरेडी कर चुके होंगे, आप अभी करना शुरू करोगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि भाई फुल लेंथ को कैसे अटेम्प्ट करना है। फुल लेंथ, फैक्ट्री में गाड़ी बनती है, ठीक है, फैक्ट्री में गाड़ी बन गई, अब सीधा रोड पे तो नहीं उतार देते, ठीक है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसका सारा एक्सीडेंट करके उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, अलग अलग पार्ट्स सही से फंक्शन कर रहे हैं वो टेस्ट करते हैं, एयर बैग सही से चल रहा है वो टेस्ट करते हैं। तो आपने मोटा मोटा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने बना दिया अपनी गाड़ी, एक प्रोटोटाइप आपने बना दिया कि भाई ये मेरा पढ़ के हो चुका है और मैंने इतना इतना टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, अब बारी है कि भाई क्या सीधा गेट एग्जाम देंगे, नहीं देंगे, राइट। उसको पहले टेस्ट करेंगे अपनी नॉलेज किस लेवल पे, किस डेप्थ पे अपने को चीज़ें समझ आ रही हैं, कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सेम जैसे गाड़ी के केस में होता है, वैसे यू आर अ व्हीकल, आप ड्राइव करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेक सही से लग रहा है, एक्सीलरेट हो रही है गाड़ी, टॉप स्पीड अटेन हो पा रही है, सही टाइम पे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा तो क्यों नहीं समझ पा रहा, जो भी गलतियाँ करेंगे उस पर वर्क करेंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का सबसे मेन मोटिव ये होता है कि इट डज नॉट गिव यू एन एस्टिमेट, इट विल नॉट नेसेसरीली गिव यू एन एस्टिमेट कि आप रियल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। आपके प्रिपरेशन का सबसे, मैं कहूंगा कि इंटीग्रल पार्ट होगा ये चीज कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो आप दोगे। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को देना कैसे है, सबसे पहली बात, शिद्दत से 3 घंटे अपने टाइम टेबल में से निकाल के, प्रेफरेबली तब जब आपका रियल गेट एग्जाम होगा, उसी टाइम स्लॉट के अराउंड या उसी टाइम स्लॉट के आसपास, जैसे सुबह का पेपर होगा तो सुबह बैठना है टेस्ट देने, शाम का पेपर होगा तो शाम को बैठना है। जब आप टेस्ट देने बैठते हो, सबसे पहली चीज मार्क्स पे फोकस नहीं रखेंगे, एटलीस्ट इनिशियली अपन मार्क्स पे फोकस नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, बात करेंगे। तो आपने कर दी अटेम्प्ट, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज करी अटेम्प्ट, मान लो आपके 100 में से आ गए 49 मार्क्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा शायद कम मार्क्स हैं, जैसे मैंने कहा मार्क्स के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। तो किस चीज के बारे में सोचेंगे, अपन सोचेंगे कि अगर 49 मार्क्स आए तो ये 51 गए किधर, ठीक है, ये 51 मार्क्स गए किधर, इस पे फोकस नहीं होगा अपना फोकस होगा इस चीज पे, ये कहां कहां मार्क्स गए। अब जब आप एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, उसमें आपको रखना है एक अलग से अपना नोटबुक बना के रखना है, ताकि वहाँ पे सारी गलतियाँ जो भी अपन सीख रहे हैं, फुल जो अपने बारे में अपन सीख रहे हैं, अपनी जो गाड़ी बनी है उसके बारे में जो अपन नॉलेज गेन कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ वीक रह गई, ये चीज़ स्ट्रांग हो गई, ये चीज़ बराबर फंक्शन कर रही है, उस चीज़ का अपन पूरा चिट्ठा अपन उस किताब में रखेंगे, ठीक है। अभी इस चीज़ के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, करेक्ट। मान लो कि इन 51 मार्क्स में से आपने 20 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स कर दी, मान लो कि भाई 20 मार्क का तो सिली मिस्टेक कर लिया, मतलब कैलकुलेशन एरर हो गया, क्वेश्चन पढ़ लिया, सब सॉल्व कर लिया और आखिरी में जब पूछा गया उसका अपोजिट टिक करके आ गए, ये हो गए इस टाइप की सिली मिस्टेक्स। या और क्या होती हैं सिली मिस्टेक्स अपनी, वही कहीं कैलकुलेशन से मिस्टेक हो गई, वो सब चीज़ें, मतलब सब कुछ आता था और फिर भी बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। तो इन सिली मिस्टेक्स का सीधा सा जो मैं बोलता हूँ, इसको करना ये है कि वो जो भी आपने नोटबुक बना रखी है अपनी, ठीक है, जो भी नोट्स आप बना रहे हो, जो भी मेंटेन करते हुए चल रहे हो, उधर लिख दो
क्वेश्चन के साथ लिख दो कि भाई इस टेस्ट सीरीज में ये गलती हो गई। अब अपने आप से बात करो, ठीक है। अपने आप से कैसे बात करो, जस्ट इमेजिन कि आप अपने आप से बात करके उस नोटबुक में लिख रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को आप वापस आके देखोगे, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि फिर से जब गेट का एग्जाम आ रहा होगा तब आप ये नोटबुक खोल के देखोगे, नहीं। बट इससे होगा ये ना कि आपके सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये चीज़ फिट हो जाएगी कि यार इस तरह की गलतियां मैं करता हूँ। ये सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं करना, एक टेस्ट के लिए नहीं करना, ये करना है अपने को हर एक टेस्ट के लिए, शिद्दत से हर एक टेस्ट के लिए ये एनालाइज करना है, ठीक है। ये मार्क्स कहाँ गए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि कितना हो सकता है, लेट से 10 मार्क्स का क्या कहते हैं समझ ही नहीं है, ठीक है। मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग में बैठा ही नहीं, ऐसे सवाल आ गए कि अपने को समझा ही नहीं कुछ कि भाई क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया कि अपन उसको डिसाइफर ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इसको आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है, कहाँ हो सकता था, ठीक है। या फिर ऐसे सवाल बोल लो कि एग्जाम में होने लायक है ही नहीं, लेकिन 3-4 मिनट में तो होगा ही नहीं, मे बी इसको मैं 10-15 मिनट लगा लूँ तो होगा, इस टाइप के सवाल। तो इस टाइप के सवालों को क्या करना है कि बस इनको सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है, इस पर ज़्यादा लोड नहीं देना ब्रेन को, क्योंकि बहुत टफ सवाल है। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर सवाल आपसे एग्जाम में होगा, हर सवाल किसी से होगा भी नहीं, तो उस पर इतना ब्रेन को स्ट्रेस नहीं देना, बस इनको सॉल्व कर लेना है। एंड देन ये जज करना है कि अगर ऐसा सवाल फिर से आ गया तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ कम से कम टाइम में, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप के सवाल हो जाएंगे। बचे लेट से 21 मार्क बच गया, 21। अब ये सबसे क्रूशियल हो जाते हैं कि भाई आता था पर नहीं कर पाए, कंसेप्ट तो आपको पता था, ठीक है, कंसेप्ट आपको पता था, फॉर्मूलाज आपको पता थे, क्या करना है आपको पता था, लेकिन एक छोटा सा कहीं कुछ गैप रह गया जिससे कि आप उस सवाल को सही से नहीं अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। इसको मैं कहता हूं कंसेप्चुअल गैप, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट्स में गैप रह गए, कंसेप्चुअल गैप्स। तो इन गैप्स को क्या करना है, क्या करते हैं भाई, अगर गड्डी चला रहे हो, कहीं पीछे का दरवाजे का नट अगर ढीला रह गया, क्या करोगे, उसको टाइट करोगे जाके। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। कंसेप्चुअल गैप्स अगर होते हैं तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टॉपिक में गैप आया, ठीक है। अगर लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर गया इस सवाल में, या मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर गई इस सवाल में, तो पहले तो इस टॉपिक का थ्योरी रिवाइज करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक का थ्योरी रिवाइज करेंगे एंड देन जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इस पे या तो टॉपिक वाइज या तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इससे होगा ये कि अगर आपको ये रिपीटेड पैटर्न दिखता है आपका कि इस टॉपिक से गलतियां हो रही हैं, तो उसको रिवाइज कर लो। अगर बात फिर भी नहीं बनती तो कॉन्फिडेंस के लिए छोटा सा टॉपिक वाइज एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व कर लो, जिससे कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ भाई नहीं, टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है अभी भी, बस थोड़ा थोड़ा वो याद नहीं आता, इसीलिए मैंने वो कर दिया। ये मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है। दीज आर द मार्क्स जो यहाँ पे एज इट इज प्लस हो जाएगा। 49 प्लस 21 इज 70। ये आपके हाथ के मार्क्स हैं। मान लो ये 10 वाले आप एग्जाम में भी ना सॉल्व कर पाओ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं कि जो आप कभी देखोगे ही नहीं, और ये भी आपके हाथ में, ठीक है। इन 20 प्लस 21 इन 41 मार्क्स में से मैक्सिमाइज करना है इस चीज़ को कि अपन मेरे स्कोर की, मतलब मेरे लिए मैं कितना इस चीज़ को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, इन चीज़ों पे ध्यान देना है अपने को, ठीक है। फंडा ये रहेगा। तो मार्क्स पे ध्यान कब देना है, ठीक है, ये जो मार्क्स आ रहे हैं अपने, इस पे कब ध्यान देना है, इस पे आप तब ध्यान दोगे, देखो इवेंचुअली आप एक टेस्ट के बाद दूसरा दोगे, तीसरा दोगे, इन ईच एंड एवरी टेस्ट आपको वो एनालाइज करते हुए चलना है, ठीक है। एनालाइजिंग अ टेस्ट सीरीज is more important than the attempt itself. क्या मतलब कि दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, नेट प्रैक्टिस चल रही है ना, अभी तक वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, वर्ल्ड कप होगा फरवरी में, लेकिन अपना वाला वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला है,
लेकिन उसके पहले नेट प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेट प्रैक्टिस में तो ये नहीं देखोगे कि आउट हो रहा हूँ तो उधर रोते नहीं बैठ जाएंगे अपन ये देखेंगे कि भाई कैसे डिफेंड करना था, क्या मैं सही से शॉट खेल सकता था, बस यहाँ पे वही करना है। एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि भाई मार्क्स जा क्यों रहे हैं, रादर देन कि मैं मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहा। ठीक है, तो एनालाइजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। हर एक टेस्ट के लिए शिद्दत से करना है। ठीक है, देखो दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाट मेक्स डिफरेंस, बिकॉज दिस इज व्हाट विल मेक द डिफरेंस, मेक द डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज में? रैंक 1 और या टॉपर्स और नॉन टॉपर्स में। दिस इज द थिंग दैट विल मेक द डिफरेंस। मार्क्स पे कब ध्यान देना शुरू करना है, फाइनल चीज के बारे में बात करेंगे, कब मार्क्स पे ध्यान देना है। तो देखो मार्क्स पे आप तब ध्यान दोगे जब आप खुद रियलाइज करोगे कि यार मेरी मिस्टेक्स पहले बहुत हो रही थी, मैंने उसको कम करते करते अभी मैंने मिनिमाइज कर दिया। जब आप ये ऑब्जर्व करने लगो कि भाई मिस्टेक्स बहुत कम हो रही हैं, चीज़ें मैं कम भूल रहा हूँ, तब आप मार्क्स पे फोकस दे दो ना, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मान लो कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जो भी, लेकिन तब आप मार्क्स पे फोकस कर सकते हो, तब तक मार्क्स का टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो यही फंडा रहेगा अपना। समराइज कर देता हूँ फटाफट, चाहे सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, पैटर्न फंडा अपना वही रहेगा। पहले वीकर टॉपिक्स के लिए अपन टेस्ट करेंगे, फिर और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उनके सब्जेक्ट वाइज भी कर लेंगे। देन व्हेन इवेंचुअली सारे PYQs और ये सब हो जाता है, तब अपन फुल लेंथ पे आएंगे। फुल लेंथ का अपन ने बात कर लिया कैसे करना है, उसको एनालाइज ज़्यादा करना है, जो हो गया वो अच्छी बात है, जो नहीं हुआ उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और एक और चीज़ कि लास्ट थिंग कि जब आप PYQs करोगे ना, मान लो आपने एक बार कर लिया, तो जो सेकंड टाइम होगा, सेकंड टाइम में आप बस वो करोगे, वो वाले PYQs करने जो कि पहली बार गलत हुए थे। ठीक है, जो सवाल पहली बार गलत हुए थे उन सवालों को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि टाइम अभी क्रंच टाइम बोलता मैं इसको। ठीक है, दिस इज क्रंच टाइम, अभी ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। करेक्ट, तो हर एक सवाल को फिर से नहीं सॉल्व करेंगे, जो हो गए उनको रख देंगे। ठीक है, स्टार मार्क आप करते होगे, जब भी आपने फर्स्ट टाइम अपने अटेम्प्ट करा होगा तब आपने स्टार मार्क या कुछ कर रखा होगा कि ये सवाल मुझसे हो गया, ये सवाल नहीं हुआ, तो बस उन सवालों को अटेम्प्ट करेंगे जो अपने से नहीं हुआ। बस सिंपल स्ट्रेटेजी यही रहेगी अपनी, इसी को करते रहेंगे डेली बेसिस पे, इसको ग्राइंड करते रहेंगे एंड देन क्रैक करेंगे गेट को। ठीक है, या आप गेट CSE के लिए मान लो या किसी भी डिसिप्लिन के लिए मान लो, आई थिंक इट अप्लाइज मोस्टली टू ईच एंड एवरी डिसिप्लिन। बस ये इतना ही डिस्कस करेंगे आज के दिन। आपको ऑल द बेस्ट।